आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। उत्तर प्रदेश की महाभारत में यूपी के रण में अब सबसे बड़ा योद्धा उतर चुका है। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत का सेमीफाइनल इसे कहा जाता है और अब इस सेमीफाइनल के रण में सबसे बड़े योद्धा उतर आए हैं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने यूपी चुनाव की कमान अब अपने हाथों में संभाल ली है। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार में धुआंधार रैलियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल कोरोना के कारण रैलियों पर लगी लगाम के बीच पीएम मोदी ने आज यूपी चुनाव के लिए पहली वर्चुअल रैली की। प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें दिखाइए जब भी वो रैलियों के लिए निकलते हैं। अंकित, प्रधानमंत्री मोदी की इस वर्चुअल रैली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिले सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर से लोग जुड़े। इस वर्चुअल रैली के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 21 विधानसभा सीटों के मतदाताओं से पीएम मोदी ने सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई और कहा कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगे की आग में जल रहा था तब तत्कालीन सरकार उत्सव मना रही थी, लेकिन आज का उत्तर प्रदेश बदल चुका है। योगी सरकार ने माफिया और गुंडों को कानून का मतलब समझाया है। पूरी दुनिया जानती है कि पीएम मोदी का सटीक संवाद कितना असरदार है। चुनाव के दौरान कैसे हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ना है, यह प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर शायद ही कोई नेता इस देश में जानता हो। और इसीलिए पीएम मोदी ने अपनी वर्चुअल रैली में बाबा अंबेडकर और चौधरी चरण सिंह का भी नाम लिया। किसान समुदाय और दलितों को संदेश देने की भी आज बड़ी कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में आज वर्चुअल रैली के जरिए उतरे, लेकिन प्रधानमंत्री का उतरना क्या उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में बड़ा बदलाव ला सकता है? आज महाभारत में मैं कह रही हूं कि यूपी की लड़ाई नकली समाजवाद पर आई। पीएम मोदी ने अपनी वर्चुअल रैली में नकली समाजवाद शब्द का इस्तेमाल किया। पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी दरअसल नकली समाजवादी हैं और इस नकली समाजवादी सरकार में दंगाई और दबंगों का वचन ही शासन बन जाता है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि यह चुनाव बीजेपी के सुशासन बनाम गुंडागर्दी पर होने वाला है। मैं आपको बताऊं कि किस तरह से बेटियां घर से बाहर निकलने से घबराती थी, यह है नकली समाजवाद। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे, यह है नकली समाजवाद। व्यापारी लूटते थे, गरीब दलित वंचितों के घर, जमीन, दुकान पर अवैध कब्जा करते थे, यह है नकली समाजवाद। आए दिन लोगों के पलायन की खबरें आती थी, यह है नकली समाजवाद। यह नकली समाजवाद वाला वार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जब पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा था तब अखिलेश यादव कोरोना टीके को बीजेपी का टीका बताकर भ्रम फैलाने में जुटे थे, यह भी आज प्रधानमंत्री ने कहा। यानी सीधा हमला अब कोरोना के समय चुनावों में टीके को लेकर भी कर दिया। वैज्ञानिक सोच का विरोध करना और अंधविश्वास को बढ़ावा देना ही नकली समाजवाद है। प्रधानमंत्री ने आज खुलकर यह दावा कर दिया। और किस तरह से इस पूरे रण में, उत्तर प्रदेश के सियासी रण में अब बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव के सामने योगी और मोदी की जोड़ी है। यह भी बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि किसे मिले के जनादेश, क्योंकि योगी मोदी के सामने अखिलेश। आज मैं महाभारत में यही पूछ रही हूं, यही कह रही हूं कि किस तरह से अखिलेश यादव ने आज करहल से चुनावी पर्चा भर दिया। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरे तो दूसरी तरफ करहल से चुनावी पर्चा अपना भरने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश सरकार पर निशाना साध रहे थे प्रधानमंत्री और अखिलेश यादव करहल में अपना पर्चा भर रहे थे। यादवों का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव ने पर्चा दाखिल किया। अखिलेश के पर्चा दाखिल करने के बाद बीजेपी ने भी करहल सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। पार्टी के सीनियर नेता और आगरा से सांसद एसपी बघेल करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ ताल ठोकेंगे। एक वक्त एसपी सिंह बघेल मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में तैनात रह चुके हैं। पुलिस सेवा में तैनात रहने पर किस तरह मुलायम सिंह की सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं एसपी सिंह बघेल पर था, और आज मुलायम सिंह यादव तब देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, तब एसपी सिंह बघेल मुलायम सिंह की सुरक्षा के सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। और समाजवादी पार्टी से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले एसपी सिंह बघेल अब मुलायम के बेटे को उन्हीं के घर में घुसकर चुनौती दे रहे हैं। यूपी के इटावा में जन्मे एसपी सिंह बघेल अनुसूचित जाति से आते हैं। वहां पे करहल में इसकी आबादी तकरीबन 20% है और शायद यही वजह है कि बीजेपी को लग रहा है कि करहल से अगर चुनावी मैदान में अखिलेश यादव को कोई टक्कर दे सकता है तो वो एसपी सिंह बघेल है।
मैं ये भी आपको बताऊं कि आज महाभारत में एसपी बघेल सीधे जुड़ेंगे हमारे साथ। उनसे सीधे पूछूंगी कि क्या ये आरोप सही है जो कहा जा रहा है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया, या फिर वो करहल में यानी कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में जाकर अखिलेश यादव को हराएंगे। आज महाभारत में मैं कह रही हूं कि मोदी योगी वर्सेस अखिलेश, आखिर किसे जनादेश? साफ है कि उत्तर प्रदेश के रण में अब अखिलेश को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। एक तरफ करहल में अपनी सीट बचानी है, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के साथ साथ अब पीएम मोदी से सीधे टक्कर भी लेनी है। 2017 विधानसभा चुनाव में अकेले मोदी लहर ने समाजवादी पार्टी के सपनों को हवा कर दिया था। राहुल गांधी का साथ पाकर भी अखिलेश यादव मोदी की काट नहीं ढूंढ पाए थे। लेकिन इस बार जैसे जैसे चुनाव आगे आ रहे हैं, अखिलेश यादव की सभाओं में जिस तरह की संख्या लोगों ने देखी और जिस तरह उनके नंबर ओपिनियन पोल्स में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल साफ हो गया है कि लड़ाई अगर उत्तर प्रदेश में है तो योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश यादव की लड़ाई है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ के साथ, क्योंकि चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर गए हैं, क्या यह लड़ाई अब मुश्किल होगी? 2022 की बारी अब 2019 और 2017 में हमने देखा किस तरह लोकसभा और विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी टक्कर नहीं दे पाई थी। लेकिन इस बार पीएम मोदी के साथ सीएम योगी का 5 साल का कार्यकाल भी जुड़ गया है। तो क्या इस बार और ज्यादा मुश्किल होगी? समाजवादी पार्टी का सुशासन, विकास, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने वाली है बीजेपी। वहीं अखिलेश यादव छोटे दलों से गठबंधन कर यूपी फतेह की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता आखिर किसे अपना जनादेश देगी, यह भी देखना होगा। क्या 2019 की तरह यूपी एक बार फिर मोदी योगी की जोड़ी पर भरोसा करेगा, या फिर अखिलेश की साइकिल इस बार यूपी में चलेगी? इसी पर आज का महाभारत। समाज को तोड़ने वाले किसी भी कीमत पर सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं, और ये है कौन? नकली समाजवाद। टोपी के लाल रंग को, ये लाल रंग से घबराहट है इनको। मुजफ्फरनगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से ज्यादा ध्वस्त हुई है। 10 मार्च की तिथि, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अभियान और बुलडोजर चलने का अभियान फिर प्रारंभ हो जाएगा। जितने भी सरकारी विभाग में पद खाली हैं, उन पदों को भरा जाएगा। नौजवानों को रोजगार का मतलब सफाई को ही सारा चला जाता था। बलि का बकरा बनाने के लिए लाए जा रहे हैं। शेर की बलि नहीं होती है, बकरों की होती है। महाराज जी के अपोजिट लड़ना था, इतनी सेफ सीट उन्होंने स्वयं चुनी। 2017 से पहले जो सरकार थी, वो लोग सिर्फ सपने दिखाते। डबल इंजन की सरकार सपने पूरे करती। और मैं आपको बड़ी खबर बताऊं, अपने मेहमानों के पास महाभारत में जाऊं उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दूं कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर बड़ा हमला। पहले मैनपुरी सपा का गढ़ था, लेकिन अब गड्ढा साबित होगा, कह रहे हैं केपी मौर्य। केपी मौर्य कह रहे हैं कि मैनपुरी में हम 4 सीटें जीतेंगे। 4 विधानसभा सीटें आती हैं मैनपुरी में। केपी मौर्य का दावा, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का दावा है कि मैनपुरी में 4 विधानसभा सीटें बीजेपी जीतेगी, जिसमें करहल भी शामिल है। मैनपुरी सपा के लिए गढ़ नहीं गड्ढा बन गया है। ये बड़ा तंज कस रहे हैं केपी मौर्य। मैं एक बार, अनामिका मेरी सहयोगी जुड़ रही है हमारे साथ सीधे मैनपुरी से। अनामिका, मैं पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि एसपी बघेल भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन मुझे ये बताइए, मैनपुरी को लेकर अब ये लड़ाई तेज है और केपी मौर्य जो कह रहे हैं गढ़ नहीं गड्ढा है, जरा लोगों से पूछिए। बिल्कुल सुचारिता, बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मैं इनसे जानती हूं कि आखिर लोगों का कहना क्या है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन डिप्टी सीएम कह रहे हैं ये गढ़ नहीं गड्ढा साबित होगा समाजवादी पार्टी के लिए। क्या कहेंगे? ये समय बताएगा, समय बताएगा। एक सेकंड, समय बताएगा। ये समाजवादी पार्टी कह रही है गढ़ किसका है। अब की जो है बीजेपी का झंडा लहरा जाएगा 4 सीटों पे। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या किया बीजेपी ने? काम तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। बस एक चीज़ जो है वो इनको कंट्रोल करना है। जैसे तहसीलों में 16-16, 17-17 साल से आदमी भटकता रहता है, तो वहाँ पर एसडीएम जितने जो अधिकारी हैं वो नहीं बात सुनते। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। अखिलेश यादव ने आज यहाँ से करहल से पर्चा भरा है, नामांकन भरा है, पहली बार मैदान में है। अखिलेश यादव अपने गढ़ से हैं, उनके चांस देखो। संघर्ष तो आज बघेल साहब खड़े उनकी टक्कर पे। अब देखो संघर्ष तो बहुत तगड़ा है और अखिलेश यादव वहीं के लोकल के रहने वाले हैं, शायद उनको सपोर्ट मिले। लेकिन बघेल साहब के आने से
वो सीट बहुत ही ज्यादा वो हो गई है। मतलब अखिलेश यादव को समर्थन है? जी बिल्कुल है, और समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से आएगी और सत्ता में, और चारों की चारों सीट समाजवादी जीत देगी और राजू यादव काफी अच्छे वोटों से विजयी होंगे इन मैनपुरी सभा से, और अखिलेश यादव करीब 1-1.5 लाख से करल विधानसभा सीट से जीतेंगे। 1-1.5 लाख वोटों से जीतेंगे अखिलेश यादव? उल्टा बोल गए, चारों सीटें हारेंगे और अखिलेश यादव की जमानत जब्त होगी। ऐसा, ये तो इतना समर्थन दे रहा है, 1.5 लाख 2 लाख। जो जिस पार्टी का समर्थक होता है उस पार्टी की कहता है, इसमें कोई बुराई नहीं। भैया आप लोग बताइए किसको समर्थन है मैनपुरी की जनता का? समाजवादी पार्टी को। क्यों, ऐसा क्यों? हमेशा यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, हमेशा रहा है या काम भी किया है। आपने तो लाल टोपी लगा रखी है, आपसे नहीं पूछूंगी मैं। आप बताइए भैया, आप क्या किया? नहीं, आप तो पार्टी का समर्थन करेंगे, कार्यकर्ता से बात नहीं करेंगे, हमें जनता से बात करनी है। आप बताइए। एक्चुअल में समाजवादी एक सवाल, इस बार मैनपुरी में जो गढ़ माना जा रहा है, इस बार इतिहास रचा जाएगा। मैच में, क्रिकेट मैच में रिकॉर्ड बनते हैं तोड़ने के लिए। सदर में 2 बार से ज्यादा कोई विधायक नहीं रहा। इतिहास रचा जाएगा, अनामिका कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव यहाँ पर इतिहास रचने वाले हैं। मैं मेहमानों से परिचय एक बार करा देती हूँ अपने, जो आज महाभारत में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ मनीष शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ममता काले जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर फैजान खान है, बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डॉक्टर खान, मैं आपके पास शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि वहां पर मैनपुरी में लोग कह रहे हैं इस बार नया इतिहास अखिलेश यादव रचने वाले हैं, इस तरह की रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। लेकिन केपी मौर्य तो कह रहे हैं ये गढ़ नहीं गड्ढा बन चुका है। अरे भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, ये देख नहीं रहे कि सिराथू में गड्ढा ही गड्ढा, इसके अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। और इतना गड्ढा हुआ है कि उसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, लोग डंडा लेकर खेद रहे हैं। अभी इनके साथ हुआ और उसके बाद इनके एक प्रतिनिधि वहां पर एमएलसी गए थे, उनके साथ भी हुआ। इसको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं एक बात बताऊं, अब वो क्या एक स्लोगन चला बहुत कॉमन है कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आज पूरे प्रदेश में क्लीन स्वीप होने जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों को बहुत उम्मीद है और लोग बहुत उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं। मैं मुद्दे की बात करना चाह रहा था। आज हम देख रहे हैं ना कि लड़ाई किसके किसके बीच है। हाँ। सत्ता बनाम जनता। देखिए लड़ाई किसके बीच है, सत्ता बनाम जनता। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेता आज वो कमल को खिलाने के लिए पूरे प्रदेश में कीचड़ फैलाने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए ना, जब शख्स सत्ता में होता है तो अपनी उपलब्धियों की बात करता है, और आप देखिए उपलब्धियों की बात नहीं हो रही है, उपलब्धियों की बात नहीं हो रही, बल्कि नफरत फैलाने की बात हो रही है। एक तरफ बाबा साहब को कोट करने की बात हो रही है, वही बाबा साहब ये कहते हैं, उनका जो फरमान है कि मुझे वो धर्म पसंद, मुझे वो लोग पसंद जो समता, समानता और बंधुत्व की बात। मुझे एक बात बताइए यहाँ तो यहाँ नफरत फैलाने की बात है। सुनिए ना मेरी बात। हाँ, यहाँ नफरत फैलाने की बात हो रही है। आखिर ये कब तक मनगढ़ंत बातें अपनी उपलब्धियों को बताने के बजाय कब तक पिछले 5 साल के बारे में मनगढ़ंत कहानियां सुनाते रहेंगे? ये टेलीप्रॉम्प्टर का कमाल चल नहीं पाएगा। एक बार मैं फैजान खान साहब से पूछ लेती हूँ। मनीष शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। मैं एक बार फैजान खान साहब से पूछ लेती हूँ। फैजान जी, वो कह रहे हैं कि ये तो भ्रमित करने वाली बातें हैं। अब मैं आपसे समाजवादी पार्टी के सरकार के बारे में अगर पूछूं और मैं आपसे पूछूं कि क्या जो आज प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे पता है आप दोनों के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नकली समाजवाद था, इसमें समाजवाद क्या था जो इनकी सरकार में देखा हमने? फैजान साहब। देखिए सुचित्रा जी, ये मानी हुई बात है। हाँ। कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कह दी कि समाजवादी पार्टी ही मेरी भारतीय जनता पार्टी की पर्यवाची है। जिस तरह से उन्होंने उस पर अटैक करके ये दर्शाया कि समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई है, ये साफ तौर से जनता समझ रही है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को दिखा रही हैं। आप देख लीजिए, दोनों ही पार्टियों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, लड़ाई मची हुई है, होड़ मची हुई है कि कौन कितने बड़े माफिया को टिकट दे रहा है। सेंचुरी लगाने की बात हो रही है कि कौन पहले शतक पूरा करेगा माफियाओं को टिकट देने में। समाजवादी भी 99 दे चुकी है, भारतीय जनता पार्टी भी 99 दे चुकी है। अब शतक पहले कौन मारेगा, इसका होड़ मची हुई है। वहीं बहुजन समाज पार्टी हिंदू मुस्लिम भाईचारा पे खड़ी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे खड़ी है, और माफियाओं को टिकट इस बार नहीं देंगी आदरणीय बहन जी, ये साफ तौर से उन्होंने कह दिया है। तो जनता देख रही है कि असल मुद्दों के साथ कौन सी पार्टी खड़ी हुई है। ना इन्हें महंगाई पे बात करना है, ना बेरोजगारी पे बात करना है, ना किसान पे बात करना है, इन्हें बात करना है। हाँ। तो जिन्ना, अब्बा जान, दंगे, इन सबों पे बात करनी है। आप किस पर बात कर रहे हैं फैजान साहब? ये सूट करती है, उन्हें मौका मिलता है इन पे तुष्टिकरण का, उन्हें मौका मिलता है इन पे तुष्टिकरण करने का।
नहीं, वो तो आप वो कह रहे हैं एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे पर वार इसलिए कर रहे हैं फैजान साहब शायद क्योंकि उन्हें पता है कि प्रतिद्वंदी सामने वाला है। वो जान रहे हैं कि प्रतिद्वंदी सामने वाला है, वो आप पर वार इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लग रहा है ये तो रेस में है नहीं। नहीं, वो वार इसलिए सुचित्रा जी नहीं कर पा रहे क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी भाईचारे के साथ खड़ा है और दोनों ही पार्टियों को भाईचारे से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, डॉक्टर अजीज खान को भाईचारे से मतलब नहीं है, मनीष शुक्ला जी को भाईचारे से मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी के शब्दों को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नफरत की स्पीच देख लीजिए। भाई आपको भाईचारे से मतलब ही नहीं है डॉक्टर अजीज खान, आप लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, पर भाईचारे पर आपको भरोसा नहीं है। फैजान साहब कह रहे हैं आप लोग ऐसे ही बोलते हैं। मैं एक बार आपके पास आ रही हूं, एक बार एसपी बघेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं और करहल से उन्हें चुनौती देने वाले एसपी सिंह बघेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनसे सीधे बोलूंगी, बघेल साहब आप आज दबे पांव आए, पता भी नहीं चला, जाकर आपने नामांकन भर दिया और अब ये कहा जा रहा है कि कहीं आपको बलि का बकरा तो नहीं बना रही है बीजेपी अखिलेश यादव के खिलाफ उतारकर। शेर की कभी बलि नहीं दी जाती है, कमजोर की बलि दी जाती है। और मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ। युद्ध के मैदान में सरप्राइज का बड़ा महत्व होता है। सरप्राइज से अच्छे अच्छे वॉर जीते गए हैं। मैं डिफेंस स्टडीज में मेरी रिसर्च है, तो ये तो आप जानती हैं कि अगर मैं बकरा था तो बहन जी ने इसी अखिलेश जी के सामने क्यों लड़ाया, फिर उनकी डिम्पल पत्नी के सामने क्यों लड़ाया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने अक्षय यादव से क्यों लड़ाया। बकरे नहीं लड़ाए जाते हैं, ये कोई नूरा कुश्ती नहीं है भाजपा और सपा की कोई कमजोर प्रत्याशी देते हैं। अगर समाजवादी पार्टी ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 403 सीटों में एक सीट चुन करके अपने फार्म पे बी फार्म पे दस्तखत करके पिक एंड चूज किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने कैंप से उसके समकक्ष किसी को उतारा है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। मैं बघेल साहब आपसे जरूर पूछूंगी क्योंकि एक समय में आप नेताजी को, मुलायम सिंह यादव जी को सुरक्षा देते थे, आप उनकी सुरक्षा में तैनात थे, वहीं से आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। अब कह रहे हैं जो सुरक्षा देता था वही अब चुनौती दे रहा है उनके बेटे को करहल से। जब दोस्ती तब दोस्ती होती है और लड़ाई जब लड़ाई होती है। हालांकि कोई लड़ाई नहीं है, ये एक अलग बात है कि बहुजन समाज पार्टी ने मुझे 2009 में जब 2 जगह लड़ने अखिलेश यादव जी आए कन्नौज रहते हुए फिरोजाबाद, तो लड़ाया। इसके बाद उनकी पत्नी के सामने 3 महीने बाद डिम्पल यादव के सामने लड़ाया, जो मैं उनकी हार का कारण बना। इसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मैं 6 साल के लिए राज्यसभा में था, 3 साल की राज्यसभा छोड़ के अक्षय यादव से लड़ा और बूथ कैप्चरिंग हुई, उसकी वजह से मैं चुनाव हारा। तो मैं पार्टी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने, जो लोग कह रहे हैं कि आप ही लोग कह रहे हैं एक्चुअली ये उनकी गढ़ है, ये किला है, ये दुर्ग है या बेहद है, उसको ढहाने के लिए भेजा है। मैं करहल की महान जनता के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो लॉ एंड ऑर्डर स्वर्ण युग है उसको लेकर के इस किले को फतेह करने का काम करेंगे। और जो लोग डेमोक्रेसी में किला कहते हैं, गढ़ कहते हैं, अभेद कहते हैं, खानदानी सीट कहते हैं, वो लोकतंत्र का, गरीब जनता का अपमान करते हैं। रानी के पेट से पहले राजा पैदा होते थे, वो नसबंदी तो बाबा साहब ने कर दी थी संविधान लिख करके। इसलिए अब ईवीएम मशीन से सेवक पैदा होता है। तो इसलिए मैं करहल की जनता से कहना चाहूँगा कि अपनी जैसी शकल, अकल, कपड़े लत्ते, दुख दर्द वाला आम आदमी को चुने। जिस प्रत्याशी से मिल ना सकें, शादी ब्याह 13वीं भागवत कथा में पांत ना खिला सकें, फोन पे बात ना कर सकें, उसको वोट नहीं देना चाहिए। आप हमला कर रहे हैं अखिलेश यादव पर, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव से पूछा गया है, बघेल साहब मैं अगर आपको बताऊं कि उनसे पूछा गया था कल कि क्या आप दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी निर्णय लेगी। अब आप ताल ठोक रहे हैं, तो इसके बाद क्या वो दूसरी सीट पे भी चुनाव लड़ सकते हैं क्या? आप मैनपुरी जिले के पुराने सर्वे और आज के बाद के मैनपुरी जिले के सर्वे को आप देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर महसूस होगा। यहाँ पर मैडम जमीनों पे कब्जे होते थे, यहाँ पर भैंसियों की चोरी होती थी, यहाँ पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, अपहरण होते थे, नौकरियों में सूची के आधार पर नौकरियां लगा करती थी। दबे कुचले, पिछले, शोषित, पीड़ित, वंचित सभी लोगों को लेकर के हम लोग इस चुनाव को, लाभार्थियों को लेकर के इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। यहाँ पर मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी का जिला है, लेकिन बूथ कैप्चर के द्वारा यहाँ पर हमेशा चुनाव जीते गए हैं। इसलिए अगर ये ईमानदारी से पूछें कि बूथ कैप्चर ना करें तो इनकी एक भी सीट नहीं निकलेगी यहाँ पर। अब आप एक और बड़ा आरोप लगा रहे हैं बघेल साहब, मैं उसके लिए डॉक्टर अजीज खान के पास जाऊंगी, लेकिन बूथ कैप्चरिंग की आपने बात कर दी। आप क्या
ये कहना चाह रहे हैं कि आप खारिज कर रहे हैं अखिलेश यादव के जीत के दावों को, दरकिनार कर रहे हैं उनके जीत के दावों को? मैं दरकिनार नहीं कर रहा हूं। मैनपुरी सीट से भारतीय जनता पार्टी के अशोक जी चुनाव जीते हैं। ठीक। इसी में घिरोर विधानसभा से जयवीर सिंह जी जीते हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को हराया है। इसी जिले की भोगांव से अभी अग्निहोत्री जी एमएलए हैं। इसी जिले की किसनी सीट को भी कभी न कभी हम लोगों ने जीती है। तो करहल से 2002 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती थी। तो वंस अपॉन ए टाइम इसकी हर विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। और एक बात और मैं बता दूं, अशोक यादव एक बार यहाँ पर 8000 से लोकसभा का चुनाव नहीं, बलराम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से केवल 8000 से चुनाव जीते थे। उसके बाद दूसरा युग शुरू हुआ, आप जानती हैं उसको। 8000 से, ये 1998 में बलराम सिंह यादव और मुलायम सिंह दो बड़ी ताकतें थीं। हाँ। बलराम सिंह जी सपा के प्रत्याशी थे, केवल 8000 से मैनपुरी लोकसभा वो जीते थे। मैं भी उस जमाने में जरेसर से एमपी जीता था। बघेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। एसपी बघेल, जिन्हें बीजेपी ने उतारा है करहल सीट से, यानी कि अखिलेश यादव के सामने करहल सीट को लेकर एक बार मैं मनीष शुक्ला जी जुड़ गए हमारे साथ। मनीष जी, आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि किस तरह से मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में करहल सीट है और करहल सीट क्यों महत्वपूर्ण है। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद है और करहल सीट यानी कि पूरा मैनपुरी जो है वो एक तरह से जो पारिवारिक गढ़ माना जाता है, करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इसे जल्दी जल्दी चलाइए अंकित। 2002 में सोबरन यादव बीजेपी से जीते थे। आज अखिलेश यादव के साथ उनके रथ में सवार थे जब वो पहुंचे नामांकन भरने। 2007, 12 और 17 में एसपी विधायक रहे हैं सोबरन यादव। और सोचिए कि 1993 के बाद से सिर्फ एक बार हारी है समाजवादी पार्टी इस सीट से, एक बार। 2017 की बीजेपी की लहर में भी एसपी जीती इस सीट से, समाजवादी पार्टी जीती किस करहल सीट से। 1985 से यादव उम्मीदवार ही यहां पर चुनाव जीते हैं और यहां करहल यादव मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। और इसलिए यहां पर अब कहा जा रहा है कि यहां पर अब जब उतरे हैं अखिलेश यादव तो यहां से उन्हें हराना मुश्किल होगा। हालांकि एसपी बघेल कह रहे हैं कि मैंने गढ़ बदलते हुए देखे हैं। ये वोट शेयर जरा एक बार देख लीजिए। 2017 में किस तरह से 49% वोट सपा के खाते में गए थे इस सीट से। 2012 में 46%, 2007 में 45%, 2012 में 41%, 1996 में 44%। यानी आप ये समझिए कि लगातार कितने समय से यहां पर एक वन साइडेड फाइट रही है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में फाइट रही है। अब उसी को बदलने के लिए एक लड़ाई है जिसके लिए एसपी बघेल उतरे हैं। मैं एक बार मनीष जी के पास जा रही हूं। मनीष जी, थोड़ा देर से आप जुड़े, कुछ दिक्कत थी, मुझे ये बताइए कि इस सीट से आपने एसपी बघेल को तो उतार दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वर्चुअल रैली के जरिए चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये करहल सीट पर इतना फोकस है सर, लग रहा है आपको एसपी बघेल निकाल लेंगे इस सीट को? देखिए, वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनके कद के एक व्यक्ति बघेल जी को उतारा गया है। अखिलेश यादव जी ने उसी दिन हार स्वीकार कर ली उत्तर प्रदेश में, जिस दिन उनको अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से भागना पड़ा। क्योंकि संसदीय क्षेत्र में कोरोना काल से लेकर तमाम जब विकट परिस्थितियां थी, लोग अपने क्षेत्रों में थे, तो ये अपने घर में बैठ के ट्विटर की चिड़िया उड़ाया करते थे। ये करहल की जनता को भी बताएंगे हम लोग कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनिए जो आपको कम से कम सुख में न सही दुख में तो खड़ा हो। और करहल या तमाम ऐसे जगह हैं जो हम कभी नहीं जीते थे। ऐसे लोकसभा क्षेत्रों को हमने 14 और 19 में जीता। 2017 में तमाम ऐसी विधानसभाओं को हमने जीता जो कभी नहीं जीते थे। करहल में तो हम जीत चुके हैं। अखिलेश यादव जी के राजनीतिक सबसे बड़ी भूल साबित होगी करहल। और आजमगढ़ में उन्होंने जो किया है करहल की जनता को हम बताएंगे। और करहल में बघेल जी जो हमारे सांसद हैं, केंद्र में मंत्री है, राज्यसभा में सांसद रहे हैं, लोकसभा में सांसद रहे हैं और जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर वर्ग है और जिसको अमन पसंद है, जिसको विकास पसंद है, जिसको अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए, जिसको माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए, जिसको आतंकवाद मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए, जिनको शौचालय चाहिए, जिनको आवास चाहिए, जिनको राशन चाहिए, ऐसे सभी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे और अखिलेश यादव को आसानी से एसपी सिंह बघेल जी चुनाव में शिकस्त देंगे। और
मनीष जी, जो आप बात कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि करहल इतनी एक वीआईपी सीट हो गई है, हॉट सीट हो गई, क्योंकि अखिलेश जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार, क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं ममता जी। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस पूरे चुनाव में सिर्फ एक सीट से तो निर्णय होगा नहीं, और उन बाकी सीटों पर जो मंथन चल रहा है, जो बाकी सीटों पर माहौल चल रहा है इस वक्त, उसमें उसी रण को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री उतरे और उन्होंने नकली समाजवाद की बात कर दी। जी धन्यवाद सुचरिता जी। सबसे पहली बात बिल्कुल सही है कि केवल एक पार्टी, एक ही जो सीट है उसका चुनाव ये नहीं है। हाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी को मैं याद दिला देना चाहती हूं 2014, 2017 और 2019 का चुनाव, कि उनकी हालत क्या हो गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और 22 में उससे ज्यादा बुरी हालत होने वाली है। वो एक इनका नारा था ना कि मेरे मुलायम कांसी राम और हवा हो गए जय श्री राम। ये नारा देने वाले ये लोग अब मोदी जी और योगी जी की जो विकास रूपी आंधी चल रही है ना, उसके आगे कहीं टिक भी नहीं पा रहे हैं। इनके चेहरों की हवाइयां उड़ गई हैं और ये हवा हवाई हो गए हैं, और इनके जो हवा हवाई दावे हैं वो भी एकदम जनता के सामने खुल करके सामने आ गए हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज वर्चुअल रैली के माध्यम से जो बात करी है असली और नकली समाजवाद की, वो आज से नहीं, वो बहुत पहले से हम लोग इनकी सच्चाई जानते हैं। पहली बात, आई होप कि अखिलेश यादव को यह पता हो कि वर्चुअल रैली किसे कहते हैं, क्योंकि पिछली बारी उन्होंने बोला था कि मुझे तो यह भी नहीं पता कि वर्चुअल रैली का मीनिंग क्या होता है, वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है। तो आई होप कि अब तक उन्होंने अपने आप को एजुकेट कर दिया हो, नंबर 1। नंबर 2, असली जो समाजवाद होता है ना सुचरिता, वो लोग कैराना में नरसंहार नहीं कराते हैं। वो लोग एक वर्ग विशेष को भागने से अपने घरों को छोड़ करके मजबूर नहीं करते हैं। वो लोग माफियों और गुंडों को टिकट नहीं देते हैं। जेल में बंद गुंडे और माफिया जिन्होंने त्राहिमाम करके रखा यूपी की जनता को इतने सालों तक, उनको अपने सर पे नहीं बिठाते हैं। और उसके साथ साथ जो खुद को समाजवादी कहते हैं, वो लोग राम और रहीम को विभाजित नहीं करते हैं। तावीज की लड़ाई को राम और रहीम की लड़ाई नहीं बनाते हैं। और यूपी के अंदर कोविड काल के समय पर जिस प्रकार का भ्रम फैलाया अखिलेश यादव ने, जितनी बड़ी बड़ी झूठ बातें वैक्सीनेशन के बारे में बोली, जिस प्रकार से मोरल डाउन किया हमारी वर्क फोर्सेस का, जितने भी लोग फ्रंट पर आकर के काम कर रहे थे, जो बात उठाई है, मैं एक बार इसको लेकर डॉक्टर खान के पास जरूर जाऊंगी। अपने नाम से निकाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ममता जी ने जो बात बोली, डॉक्टर खान, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब वर्चुअल रैली की तो उन्होंने यही बात उठाई। अब आज उन्होंने, भाई कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं, रैलियां ऊपर बैन हो गया है, वर्चुअल रैली हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे टीके पर सवाल उठाने वाले अभी तक चुप हैं। वो पूछ रहे, अब उन्होंने बोला तो नहीं, लेकिन शायद ये सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है, टीका लगवाया कि नहीं लगवाया? देखिए सुचरिता जी, दो बातें मैं कहूंगा। हाँ। एक तो एसपी बघेल साहब को भी मैं स्टेटमेंट उनका सुन रहा था। देखिए वो सरेंडर कर गए। उन्होंने पहले कह दिया बूथ कैप्चरिंग और ये वो कह के कहीं ना कहीं वो हताशा और निराशा दिख रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है। देखिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, डमी कैंडिडेट, कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी माननीय अमित शाह जी 2-3 दिन लगातार स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि साहब नौजवान लड़का जयंत जी हमारे साथ आ जाएं, साहब पहले ही सरेंडर कर गए बीजेपी के लोग, अमित शाह जी, योगी जी, क्योंकि उनको पता है कि अब जमीन खिसक रही है। तो वो हताशा और निराशा में ये बातें हो रही है, पता है, इसलिए मैं बहुत बात नहीं करना चाहूंगा। हम बात अब ममता जी की करना चाहेंगे। देखिए अभी देखिए प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, योगी जी नफरत की बात कर रहे थे। हम तो समझ रहे थे कि टेलीविजन पे प्रवक्ता कम से कम अच्छी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने वही नफरत की भाषा, वही नफरत की बोली, कोट करेंगे अंबेडकर जी को, कोट करेंगे तमाम बड़े बड़े महापुरुषों को, लेकिन भाषा बोलेंगे कौन सा भाषा? नफरत की भाषा। देखिए जो नफरत और झूठ का जो झोला लिए ये लोग घूम रहे हैं, प्रवक्ता से लेके इनके नेता तक, जनता समझ रही है। एक बात आप समझिए, आपने कहा खून की होली, अरे आपको शायद पता नहीं कि हाथरस में रात के अंधेरे में एक दलित बच्ची को कैसे जलाया गया, कैसे किसानों को रौंदा गया, वो कोई भूलेगा क्या? वो कोई नहीं भूलेगा। और कोरोना की बातें, वो लाशों को जो ढका गया ना, अभी योगी जी का एक स्टेटमेंट 2 दिन पहले का था कि कोरोना में एक नया मॉडल। अच्छा डॉक्टर खान, वो एक सुनिए एक बार मैं आपसे कंप्लीट होने दीजिए बात, वो बात कंप्लीट होने दीजिए। उन्होंने कहा नया मॉडल, क्या वो लाशों को ढकने का मॉडल? आपने लाशों को ढका, वो मॉडल तैयार किया? अरे भाई गंगा में लाशें वही हैं, 800 का सिलेंडर 80,000 में बिका है, कौन जिम्मेदार होगा? आपने पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा दिया, उत्तर प्रदेश छोड़ करके आप पश्चिम बंगाल चले गए। यही आप यहाँ के अगुवा थे, यहाँ के सीएम थे। अफसोस की बात है कि यहाँ के लोगों को आपने अनाज छोड़ दिया। ये है आपकी राजनीति, यही है आप
नहीं, पर अनाज छोड़ा क्या? और उसके बाद आज आप बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि अनाज छोड़ दिया। मैं एक बार फैजान खान साहब से पूछ लेती हूँ। फैजान खान साहब, क्योंकि आप भी अपना हमला बोल दीजिए एक बार, उसके बाद मैं मनीष जी के पास जाऊंगी। फैजान खान साहब बताइए, मनीष शुक्ला जी क्या अनाज छोड़ा वहां पर? एक सेकंड, अजीज खान साहब जो बात बोल रहे हैं कोविड के समय में, भाई कुछ नेता तो, मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कौन कौन नेता थे जो हमें दिखे कोविड के समय में? फैजान खान साहब, कौन ऐसे थे जो लोगों के बीच में जा रहे थे? जरा ये भी बताइए। सुचित्रा जी, सबसे पहले मैं वो बात कह दूं, जिस बात पे मनीष शुक्ला जी भी डिनाई नहीं करेंगे कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा इस बात को, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अच्छा, जब विधायकों की सारी निधि की बात आदरणीय बहन जी ने बात रखा कि इस कोरोना काल में सारे विधायक सांसद बहुजन समाज पार्टी के जितने हैं वो अपनी निधि जो है सरकार को दे दे, क्योंकि कोरोना काल में त्राहिमाम मचा हुआ है। उस पर योगी आदित्यनाथ जी ने शुक्रिया भी अदा किया था। रही बात भारतीय जनता पार्टी के इस बात की कि ये तो सत्य है सुचित्रा जी, आप सबने कवर भी किया था शायद उस वक्त, उस दौरान कोरोना काल में, कि हाई कोर्ट का ये स्टेटमेंट आया था कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन से मरने वालों की संख्या की वजह से ये नरसंहार के बराबर है। दूसरा, आपने ही कहा था इस बात को लेकर कि गंगा किनारे जितने भी लाशें हमने देखा, ऑक्सीजन से लोगों की कमी देखा, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई थी, और योगी आदित्यनाथ जी से इससे कोई सरोकार नहीं था। लोग सड़कों पे आ रहे थे दूसरे स्टेट से। उस वक्त मैं पूछता हूं कहां रथ था इनका? जितने रथ निकलने, जितनी गाड़ियां बीजेपी की निकल रही है इस वक्त रैलियों में, उतने रैलियों में अगर कारें उस वक्त निकल गई होती, गाड़ियां उस वक्त निकल गई होती, तो शायद सब लोग सुरक्षित अपने घरों में चले गए होते। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो आजमगढ़ में जहां के संसदीय क्षेत्र है, नहीं, मैं अब एक सीधा आंकलन पूछूंगी, मैं एक आंकलन पूछूंगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तो जिम्मेदारी भी थी कि कोविड काल में वो नजर आए, और वो जिले जिले गए भी, ये भी खबरें आई उनको खुद कोविड हुआ था। लेकिन कौन कौन, आप लोग खुद बताइए, आपके नेता कोविड काल में कितना बाहर निकले और कितने लोगों के बीच गए? ये भी एक सवाल बनेगा। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो एक काउंटर सवाल है। मैं एक बार मनीष जी आपसे पूछ लेती हूं, क्योंकि वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो, और आपको लग रहा है ये मुद्दा है इस चुनाव में, कोविड में जिस तरह से हालत बुरी हुई, उत्तर प्रदेश में कोविड के हालात क्या मुद्दा है? और अगर मुद्दा है तो उसका फायदा होगा, नुकसान होगा आपको? देखिए, मुद्दा तो जनता तय करेगी। हाँ। किस मुद्दे पे उसको वोट देना है, लेकिन कोविड पे सवाल है तो यूएनओ से लेके तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उत्तर प्रदेश सरकार की कोविड जो मैनेजमेंट था उसकी तारीफ की। मनीष भाई, अगर बात करिए इस तरह से नहीं, फैजान इस तरह से नहीं। ठीक है, फैजान साहब आ रही हूं, करना दीजिए अलग अलग। जिस तरीके से अगर जनसंख्या 24 करोड़ वाले उत्तर प्रदेश की तुलना महाराष्ट्र 12 करोड़ की, 6 करोड़ की राजस्थान, 2.5 करोड़ के केरल से कर लेंगे, मौत एक भी दुखद होती है, लेकिन अगर मौत के आंकड़ों की तुलना करेंगे तो उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश की जनता के बल पे। लेकिन एक सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जी प्रत्येक जिले में गए, ग्राउंड जीरो पर गए, यहाँ तक उन हॉस्पिटल्स में गए जहां कोविड के मरीज एडमिट थे। अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? कह रहे थे कि टीका मत लगवाओ, टीका मत लगवाओ, ये भाजपा का टीका है। इनके एक विधायक कह रहे थे कि नपुंसक हो जाएंगे जो टीका लगवाएंगे। इनके सांसद वर्ग कह रहे थे अल्लाह हिफाजत करेगा, टीका मत लगवाओ। और मायावती जी कहाँ थी? ट्विटर के अलावा एक जगह कहीं चली गई होती। अखिलेश यादव आजमगढ़ गए क्या? एक बार गए, तीन ठीक है, आपने सवाल पूछा, मैं पूछ लेती हूँ। ममता जी बोला जा रही है, ममता जी के बाद में जा रही हूँ। मैं पूछ लूंगी कि कहाँ गए मायावती जी, कहाँ गई फैजान खान साहब वो पूछ रहे हैं, अखिलेश जी कहाँ गए, डॉक्टर अजीज खान वो पूछ रहे हैं। जल्दी से एक एक लाइन में, फिर ममता जी बोलना चाहती हैं। सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता जमीनी लेवल पे कोरोना काल में लोगों की मदद करने के लिए सुचित्रा जी निकले हुए थे, और हाईकोर्ट का निर्णय आया था कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा राम भरोसे। मनीष जी, इस पे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? जहाँ गए हो आप, चलिए मायावती जी नहीं गई थी, आप अपनी फोटो डाल दीजिए आज। पूरे लखनऊ में हम लोग डॉक्टर खान वो चुनौती दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं जनता जानती है, जनता जानती है। उसमें फोटो एडवर्टीजमेंट लगा रहे हैं, किसानों का 25 रुपए मात्र गन्ना का बढ़ा रहे हैं, उस पर भी फोटो लगा रहे हैं। प्रचार प्रसार का काम आपका है, जितना पैसा वेस्टेज किया सरकारी मनीष जी, वो सब जनता हिसाब लेगी आपके। मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ। डॉक्टर खान, मैं आ रही हूँ आपके पास, ममता जी आ रही हूँ। एक बार बड़ी खबर बता दूं, सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला है। सपा सरकार में अराजकता फैली थी, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सपा सरकार में माफिया को संरक्षण मिल रहा था, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बीजेपी सरकार में माफिया राज खत्म हुआ है। ये बड़ी खबर बता रही हूं, किस तरह योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सपा सरकार में किस तरह माफियावाद था और ये गुंडा राज हमने खत्म किया है। अब ये बात तो बिल्कुल तय है कि बीजेपी ने इस चुनाव को सुशासन वर्सेस गुंडा
गुंडा राज कर दिया और इसीलिए वो बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि किस तरह से गुंडागर्दी रही उसी का सफाया हमने किया, बीजेपी की सरकार में किया। ये बात खुलकर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विकास का सिर्फ बात की है, विकास का सिर्फ वादा किया, लेकिन वादे निभाए नहीं है। मैं एक बार दिखाती हूं डॉक्टर खान आपके पास आ रही हूं, उससे पहले जरा एक बार अपने दर्शकों को दिखा रही हूं कि करहल में किस तरह करहल की जंग सामने आ रही है। करहल में आज विजय रथ में सवार होकर पहुंचे थे अखिलेश यादव वहां पर अपना पर्चा भरने के लिए, और नामांकन से पहले इस विजय रथ में पूजा भी की। वहां सैफई के हनुमान मंदिर ले जाकर इस विजय रथ की पूजा की गई, ये भी आपको बता रही हूं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, ये कई बार आपको मैंने बताया है। लेकिन करहल से सपा विधायक सोबरन यादव उनके साथ इस विजय रथ में मौजूद थे। सोबरन यादव वो जो अभी मौजूदा विधायक हैं और कई बार विधानसभा का चुनाव पिछले 4 बार से सोबरन यादव ही वहां से जीत रहे हैं, सपा के टिकट पर जीत रहे हैं। पूर्व सांसद और भतीजे तेज प्रताप भी उनके साथ इस रथ में सवार थे। बड़ी बात यह है कि बीजेपी से एसपी बघेल ने पर्चा भरा है। एसपी बघेल हमारे साथ थोड़ी देर पहले थे और वो खुलकर कह रहे हैं कि मैंने कई किले ढहते हुए देखे हैं, डिंपल यादव 2019 में कन्नौज से हारी हैं, वो कह रहे हैं। तो ये मत समझिए कि ये किला है और ये ढह नहीं सकता है, मैंने इसे ढहता हुआ देखा है। और मैं किस तरह से यहाँ पर अमेठी में राहुल की हार भी मैंने देखी है, वो ये भी कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि 2 सीट से लड़ सकते हैं अखिलेश, अगर 2 सीट से लड़ सकने की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्योंकि जब ये सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था पार्टी निर्णय लेगी। तो अब आप सोचिए कि पार्टी अगर निर्णय लेगी तो क्या दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव? ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर अजीज खान, एक लास्ट वर्ड आपके पास आ रही हूं, क्या दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव? जनता जानना चाह रही है। देखिए, बघेल साहब अपनी जमानत बचाएं और ये दूसरी तीसरी के चक्कर में ना पड़े। मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं कि देखिए, लगातार मैं कोरोना पे बात कर रहा था साहब, ऑक्सीजन पे सवाल बहुत बड़े स्तर पे रहा, लेकिन देखिए बीजेपी झूठ बोली है। तीसरे संसद में विधानसभा कोरोना काल में ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई। और रही बात समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से काम किया है। बड़ा नेता होता है तो उसको लेकर उत्सुकता ज्यादा होती है डॉक्टर खान। मनीष शुक्ला, मैं इसलिए मनीष जी बोल रही हूँ, बड़े नेता को लेकर उत्सुकता ज्यादा होती है डॉक्टर खान, इसीलिए मैंने पूछा कि क्या दूसरी सीट से पर्चा भर सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी सीट को लेकर एक स्पेकुलेशन बना हुआ है। बहरहाल उसका आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन महाभारत में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।